So parity. We understand parity as space inversion, correct? That your x will go to minus x. Parity is space inversion where your space coordinates will get inverted. As a result, अगर कोई पार्टिकल है हम उसका लीनियर मोमेंटम कंसिडर करें, सो दैट लीनियर मोमेंटम p will transform as minus p under parity transformation. So how can we visualize this situation? Consider an electron. To say, consider electron moving with velocity v. Take a, so let us suppose say this is an electron is moving with velocity v in this direction, and this electron is spinning on its axis in this way. Like अगर आप यहाँ सामने से ऑब्जर्व करोगे from this let's say observer is here और उसको देख रहा है, तो it will appear to be a anti-clockwise spinning of electron, right? So using right hand thumb rule, direction of spin will be along v. Now दिस इज़ अ कन्वेंशन कि हम हमेशा z एक्सिस को ही क्वांटाइजेशन एक्सिस कंसिडर करते हैं, करेक्ट? जैसे एंगुलर मोमेंटम के केस में आपने देखा होगा. सो z एक्सिस इज अवर क्वांटाइजेशन एक्सिस. वी टेक प्रोजेक्शन ऑफ this z projection of angular momentum vector on z axis which gives us Lz component, right? तो हम बाय कन्वेंशन z एक्सिस को क्वांटाइजेशन एक्सिस लेते हैं. तो यहाँ भी आई अज्यूम कि जो ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, this electron is moving along z axis, so this velocity is basically pointed along z axis v k cap, ठीक है? अब अगर हम अब हाउ कैन वी इंट्रोड्यूस पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन हेयर? लाइक उसके लिए वी नीड टू चेंज इट्स मोमेंटम टू माइनस p, राइट? यानी जो उसकी वेलोसिटी है उसको इन्वर्ट करना पड़ेगा. एंड हाउ इज़ दैट पॉसिबल? सपोज मैं इसी इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ऑब्जर्व करती हूँ जो ट्रैवल कर रही है विद अ वेलोसिटी ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है? लाइक इस पूरी प्रोसेस को आई एम ऑब्जर्विंग थ्रू सम फ्रेम ऑफ रेफरेंस. इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ऑब्जर्वर है, and this observer is this frame of reference in fact is traveling with some velocity which is greater than velocity of electron. तो it is similar to a situation where you can consider कि जैसे एक person है वो पैदल चल रहा है और ऑब्जर्वर कार में ट्रैवल कर रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं. तो कार की वेलोसिटी पर्सन की वेलोसिटी से ज़्यादा होगी, राइट? here is a person traveling in this walking in this direction and a car also traveling in this direction with some velocity greater than velocity of this person. तो इस कार में जो ऑब्जर्वर बैठा होगा उसे पार्टिकल विल अपीयर टू बी मूविंग इन दिस डायरेक्शन, ठीक है? तो जो पर्सन की, ये कह लो पर्सन की वेलोसिटी रिलेटिव टू ऑब्जर्वर इन कार विल हैव दिस डायरेक्शन. ये आप इमेजिन कर सकते हो. लाइक अब अगर आप और एक जब मतलब रास्ते में पेडिस्ट्रियन आपने ऑब्जर्व किया होगा, आप एक व्हीकल में बैठे हो, पेडिस्ट्रियन भी चल रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, आप भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हो, तो आपका और पेडिस्ट्रियन का डिस्टेंस कम होता जा रहा है, यानी पेडिस्ट्रियन इज मूविंग टूवर्ड्स यू. ऑल्दो वो आगे जा रहा है, बट अगर आप रिलेटिव मोशन देखोगे तो पेडिस्ट्रियन इज मूविंग टूवर्ड्स यू. तो आपकी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जब आप मूव कर रहे हो विद द ग्रेटर वेलोसिटी, पेडिस्ट्रियन का मोशन इज टूवर्ड्स यू. और अगर सपोज आप पेडिस्ट्रियन को सरपास कर गए हो, पेडिस्ट्रियन आपके पीछे रह गया, आप आगे हो व्हीकल में, तो स्टिल
डिस्टेंस बिटवीन पेडेस्ट्रियन एंड यू इज़ इंक्रीजिंग, जिसका मतलब ये है कि अगर आप अपने आप को ऑब्जर्वर ले रहे हो तो अगेन पेडेस्ट्रियन इज मूविंग अवे फ्रॉम यू, तो वेलोसिटी इज अगेन डायरेक्टेड इन दिस डायरेक्शन. तो कंक्लूजन इज व्हेन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, तो इस ऑब्जर्वर के लिए पार्टिकल विल मूव इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इट्स ओरिजिनल वेलोसिटी, राइट. सो इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस यहाँ पर मेंशन कर दूँ, आई एम यूजिंग लॉट्स ऑफ कलर्स बट इसीलिए कि ताकि थोड़ा कॉन्ट्रास्ट हो चीज़ों में. इन रेफरेंस फ्रेम ट्रेवलिंग faster than particle, इलेक्ट्रॉन का मोशन हमें अपीयर होगा इन -z डायरेक्शन, बट जो पार्टिकल की स्पिनिंग है वो सेम रहेगी एंड दस डायरेक्शन ऑफ स्पिन विल रिमेन सेम. नाउ दिस like this inversion, space inversion, like जब parity हमारी change हो रही है, it will affect the helicity of the particle because your helicity depends on particles momentum. तो इन दोनों सिस्टम्स में पार्टिकल की हेलिसिटी चेंज हो जाएगी. अब हेलिसिटी इज डिफाइंड एज ms/s. m क्या है यहाँ पर? m इज द प्रोजेक्शन ऑफ स्पिन ऑन z एक्सिस, राइट. तो स्पिन फॉर इलेक्ट्रॉन for electron spin is half, तो ms की वैल्यूज होंगी ±½ राइट. इन फर्स्ट केस, in case A, projection of this spin on z axis will be +½ right. अगर मैं ये लूँ कि ये v डायरेक्शन है एंड स्पिन इज लाइक दिस, इसका प्रोजेक्शन ऑन z एक्सिस विल बी अ पॉजिटिव वैल्यू, राइट. सो इसका प्रोजेक्शन ऑन z एक्सिस विल बी +½ और उस हिसाब से हेलिसिटी विल बी +1. और केस बी में ms projection of spin on z axis will be -½ and thus helicity will be -1. So this is the अब यहाँ पर हमने क्या किया, पैरिटी एक तरह से सिस्टम पर पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई की है, राइट. where we have converted this right-handed system, our case A, it's a right-handed system, to the left-handed system. This is what parity does, right-handed system को left-handed system में convert करती है. तो यहाँ पर हमने वही किया, just changing a frame of reference. Particles helicity has changed because of change in particles momentum. पार्टिकल का मोमेंटम इन्वर्ट हो गया, उससे हेलिसिटी भी उसकी नेगेटिव हो गई, लाइक +1 से -1. अगर सपोज -1 होती तो इट वुड हैव बिकम +1, मतलब उस तरह से. इट्स लाइक जस्ट द वैल्यूज हैव इन्वर्टेड ऑन स्पेस इन्वर्शन, हेलिसिटी की वैल्यू.
uh, अब इलेक्ट्रॉन की जगह let us consider neutrino. Instead of electron, now consider neutrino. So neutrino, consider same like neutrino moving in some direction v, spinning on its axis. Here s is the direction of its spin. Okay. तो यहाँ पर okay, for this particular neutrino, helicity will be +1, as we know from this previous discussion, helicity is +1, right? अब इस हेलिसिटी को चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अब मैं सिर्फ इमेजिन कर रही हूँ कि इसका हेलिसिटी +1 है, राइट? इट कुड बी द अदर वे अराउंड कि अगर सपोज न्यूट्रिनो इस तरह से स्पिन ना करके ऐसे स्पिन कर रहा होगा तो हेलिसिटी विल बिकम -1, right? Because in that case स्पिन की डायरेक्शन हो जाएगी ये अपोजिट टू द वेलोसिटी, मतलब अगर वो सामने से जब हम देख रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज इसको नहीं इस तरह से नहीं, इस तरह से ड्रॉ करना पड़ेगा अपोजिट स्पिनिंग को इस तरह से, हाँ करेक्ट, अगर वो क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है। सो अब इसकी हेलिसिटी को चेंज करने के लिए लाइक मुझे मोमेंटम यानी वेलोसिटी को इन्वर्ट करना पड़ेगा, और विच इज़ पॉसिबल if I will observe this system from a frame of reference which is traveling faster than the particle. Now neutrino is a massless particle which travels with the speed of light, and we know that nothing can travel faster than speed of light, right? No matter particle can travel faster than speed of light. तो इसका मतलब naturally we can never observe we can never have a frame of reference in which we can reverse the direction of motion of neutrino, or in turn what you can say, जैसे यहाँ पर हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज करी तो हेलिसिटी चेंज हो गई, बट न्यूट्रिनो के केस में सच फ्रेम ऑफ रेफरेंस डजेंट एग्जिस्ट एट ऑल जो उससे ज़्यादा फास्ट ट्रेवल कर सके जिससे हेलिसिटी चेंज हो, और इस वजह से न्यूट्रिनो की हेलिसिटी चेंज नहीं हो सकती। सो हेलिसिटी ऑफ न्यूट्रिनो is a fundamental quantity, right? It's a fixed quantity जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। In fact, all neutrinos are left-handed, and all antineutrinos are right-handed. Correct. Neutrinos are left-handed and antineutrinos are right-handed. This was confirmed experimentally in a very indirect way. Direct measurement was not easy because see, neutrinos का detection itself is not an easy process. तो उनका हेलिसिटी नोट डाउन कर पाना, एक्सपेरिमेंटली डिटेक्ट कर पाना, आइडेंटिफाई कर पाना was is a like again comparatively a hell or difficult task. तो
इसको इनडायरेक्टली कंफर्म किया गया था. दिस स्टेटमेंट वाज confirmed indirectly. ठीक है, कैसे? सुनने पे it will sound quite easy, although things are not that easy, or they were not easy when they were first thought about. पढ़ने में it looks और it seems quite obvious कि हाँ ये तो बहुत ही simplistic way है. Okay. So first negative pion decay was observed, है ना. Pion decays as muon plus antineutrino. When this reaction was observed in rest frame of pion, it will appear to be as, यहाँ पर हमारा pi negative बैठा है and it decays into muon and antineutrino. Since pion is at rest, तो mu और न्यूट्रिनो का जो ये कह लो, हाँ न्यूट्रिनो का जो मोमेंटम है that will be equal and opposite to each other, right? क्योंकि in any frame of reference like your momentum should be conserved, तो initial 0 है तो final should also be 0. तभी possible है जब ये दोनों exactly diametrically opposite eject होंगे. Clear? Now this you can say the pion, see pion is a spin 0 particle, and this pion is a spin 0 particle. So helicity, both the particles should have similar helicity, right? Both particles should have similar helicity. Now since muon was found to be right-handed, so is the antineutrino. This implied that antineutrino is also right-handed. Similarly, एक और process observe की गई, the decay of positive pion. It decays into positive muon and neutrino. तो यहाँ पर भी इसी तरह से जैसे पॉजिटिव म्यूऑन की पैरिटी फाइंड आउट की गई, तो नेगेटिव म्यूऑन वाज राइट हैंडेड, पॉजिटिव म्यूऑन वाज फाउंड टू बी लेफ्ट हैंडेड. Positive muon was left-handed, which implies that yes, your neutrino is also left-handed. So this is how indirectly it was confirmed that muons are, these neutrinos are left-handed and antineutrinos are right-handed. ठीक है. अब अगर हम, और you can also say, यहाँ से एक चीज़ और क्लियर है कि since all neutrinos are left-handed, और जब हम पैरिटी चेंज कर रहे हैं तो उनकी हेलिसिटी चेंज नहीं हो रही, इट मीन्स, और वी कैन से दैट पैरिटी इज नॉट कंजर्व्ड इन योर वीक इंटरेक्शंस, राइट. दिस इज व्हाट कैन बी कंक्लूडेड. तो ओके,
Further, with respect to parity, there are some few. अच्छा, इन रिजल्ट्स को we will discuss later. नहीं, पहले ज़रूरी है. Okay, so as per okay, it is a result of quantum field theory. So as per quantum field theory, in case of fermions or any half integral spin particle, parity of particle is negative of parity of antiparticle, while in case of bosons, both particle and antiparticle have same parity. And parity of quarks is +1, while parity of anti-quark, since these are half integral particles, that is fermions, तो उस हिसाब से anti-quark should have negative parity जब quarks की positive parity है. तो यहाँ से we can find out parity of baryons. Baryons are combination of 3 quarks. है ना, कोई भी baryon है, it is a combination of 3 quarks. इसकी parity +1 +1 +1, तो total parity is +1. While in case of mesons, it's a combination of quark and anti-quark. तो quark की parity +1, anti-quark की -1, तो meson की parity -1. Here I would like to mention that parity is a multiplicative quantum number. Parity is a multiplicative quantum number. तो इसलिए पैरिटीज मल्टीप्लाई होती है यहाँ पे. जैसे बेरियन है तो वो 3 क्वार्क्स का कॉम्बिनेशन है, तो बेरियन की पैरिटी विल बी इक्वल टू पैरिटी ऑफ फर्स्ट क्वार्क मल्टीप्लाई बाय पैरिटी ऑफ सेकंड क्वार्क मल्टीप्लाई बाय पैरिटी ऑफ थर्ड क्वार्क. सो इट्स अ मल्टीप्लिकेटिव क्वांटम नंबर. जबकि इससे पहले जो हमने कुछ क्वांटम नंबर्स पढ़े हैं, लाइक योर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, योर स्ट्रेंजनेस, हेड्रॉन नंबर, नॉट हेड्रॉन नंबर भी हम कहाँ से लेते हैं, बेरियन नंबर, लैप्टॉन नंबर, ऑल दीज आर एडिटिव क्वांटम नंबर्स. इनकी वैल्यूज एडअप होती हैं, बट दिस पैरिटी और चार्ज कंजुगेशन हम पढ़ेंगे, इन सब की वैल्यूज मल्टीप्लाई होती हैं. अगर n कंपोनेंट्स है तो n कंपोनेंट्स की वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई होंगी. ठीक है. फर्दर दिस वी हैव स्टडीड parity of pseudoscalar is -1. Example, your pion. Parity of photon is -1. Correct. Now initially तो it was like assumed कि parity is conserved in all type of interactions, be it electromagnetic or your strong interactions or weak interactions. But then came a challenge when 2 types of decays were observed. Decay of a particle into पॉजिटिव पायन एंड न्यूट्रल पायन, उस पार्टिकल को थीटा प्लस बोला, एंड डिके ऑफ टाउ प्लस पार्टिकल इनटू आइदर अ पॉजिटिव पायन एंड 2 न्यूट्रल पायन्स और 2 पॉजिटिव पायन्स एंड 1 नेगेटिव पायन. ठीक है. अब यहाँ पर द
decay of these two particles into different manners was was this phenomena was famous as tau theta puzzle. Why it was a puzzle? Because see, जो ये दो particles थे tau and theta, they were identical in all respects, like in terms of their mass, their spin, their charge. ये सब quantities इनके लिए identical थी, so they were identical in every respect except the decay. तो यहाँ पर सी जो थीटा प्लस पार्टिकल है ये डिके हो रहा है 2 पायॉन्स में, तो इसकी पैरिटी क्या होगी? सी पैरिटी ऑफ थीटा पार्टिकल, पैरिटी ऑफ दिस थीटा पार्टिकल विल बी इक्वल टू पैरिटी ऑफ पाई प्लस एंड पाई नॉट, दोनों की पैरिटी -1 तो दैट विल बी +1, है ना, मल्टीप्लाई होंगी पैरिटीज। तो इसलिए थीटा प्लस वॉज or it came out to be even parity particle while tau plus came out to be odd parity particle. अब पार्टिकल्स दोनों आइडेंटिकल है, इनको अलग अलग नाम इसीलिए दिए गए, बाकी तो इनमें सब कुछ सेम है। अब एक पार्टिकल को हम आइडेंटिफाई करेंगे विद इट्स सम इनहेरेंट प्रॉपर्टीज लाइक उसका मास, चार्ज स्ट्रक्चर एक्सेट्रा, पर यहाँ पे सब कुछ आइडेंटिकल था एक्सेप्ट द पैरिटी, एंड पैरिटी इज समवेयर रिलेटेड टू योर फ्रेम ऑफ रेफरेंस ओनली, है ना, और कोई डिफरेंस नहीं है इन टर्म्स ऑफ पैरिटी। तो फ्रेम ऑफ इट्स अ रोल ऑफ और इट्स अ गेम ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस ओनली, राइट। तो ये कह लो तो यहाँ पे क्योंकि दोनों पार्टिकल्स आर एग्जैक्टली आइडेंटिकल बट स्टिल one was showing even parity and the other particle was showing odd parity, so that was puzzle for the that was puzzling for us, this scientific community. तो 1956 में ली एंड यांग suggested, what they suggested, let me specifically mention suggested. So what they suggested regarding that these two particles tau and theta are in fact same particle which were later termed kaons. Same particles terms kaons, k plus, right? These are same particles, ठीक है। और जो इनकी पैरिटी चेंज हो रही है, लाइक किसी की कभी पॉजिटिव आ रही है, मतलब एक यानी कि ये एक ही पार्टिकल है, कभी ये पॉजिटिव पैरिटी दे रहा है, शो कर रहा है, कभी नेगेटिव पैरिटी, इट इज़ बिकॉज पैरिटी इज नॉट कंजर्व्ड इन वीक इंटरेक्शन। It is because parity is not conserved in weak interaction. ठीक है, एंड ही ऑल्सो सजेस्टेड कि हम ये चीज़ कैसे प्रूव कर सकते हैं, जिसके बेसिस पे फर्दर CSO ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। ऑल्दो काफ़ी सारे उसके बाद एक्सपेरिमेंट्स हुए टू प्रूव इनवेरियंस ऑफ any process under parity transformation, invariance of weak interaction process among under parity transformation, but कोई positive result नहीं आया।
So to uh, to, like you can say, to experimentally confirm this parity violation, experimental confirmation of parity violation came through a experiment by C.S. Wu. This experiment was done by C.S. Wu. और अगेन बहुत ही सिंपल सा एक एक्सपेरिमेंट था. तो व्हाट शी डिड, एक कोबाल्ट 60 एटम लिया, कोबाल्ट 60, and she observed beta decay of this atom. तो क्या किया इनिशियली कि जो कोबाल्ट 60 एटम है उसको बहुत ही केयरफुली इस तरह से अलाइन किया कि जो स्पिन है कोबाल्ट 60 का, इट पॉइंट्स इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. ठीक है, तो वो तभी पॉसिबल है अगर ये कोबाल्ट 60 एंटी क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है. इफ दिस एटम इज स्पिनिंग एंटी क्लॉकवाइज तो स्पिन विल पॉइंट इन अपवर्ड डायरेक्शन. ठीक है, और वो रिकॉर्डेड डायरेक्शन ऑफ दिस एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स, है ना, जो भी बीटा डिके में इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड हुए. व्हाट शी रिकॉर्डेड और व्हाट शी फाउंड दैट most of the electrons were emitted in the direction of nuclear spin. Like this was the observation. This observation, most of the electrons were emitted in the direction of nuclear spin. अब उसके बाद सो द नेक्स्ट स्टेप वाज, अब इलेक्ट्रॉन एक प्रेफरेंशियल डायरेक्शन में इजेक्ट हो रहे हैं, राइट. ऑल्दो इजेक्शन में भी हर एक डायरेक्शन में होगा, बट मैक्सिमम इजेक्शन इज इन दिस डायरेक्शन. सो जो प्रेफर्ड डायरेक्शन थी वो थी ये डायरेक्शन, पैरेलल टू द स्पिन. अब अगर हम इसकी मिरर इमेज देखें और ये कह लो कि इस प्रोसेस को, बीटा डीके प्रोसेस को मिरर में ऑब्जर्व करें, तो ये किस तरह से ऑब्जर्व होगा. जब आप इसे मिरर में ऑब्जर्व करोगे इस सेम कोबाल्ट 60 को, तो इसकी स्पिनिंग की डायरेक्शन अपोजिट दिखाई देगी. अगर ये एंटी क्लॉकवाइज कर रहा था तो मिरर में इसकी स्पिनिंग डायरेक्शन क्लॉकवाइज अपीयर होगी, तो उसके हिसाब से स्पिन डायरेक्शन विल बी डाउनवर्ड्स. अगर वो क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है तो फिर स्पिन डायरेक्शन विल बी डाउनवर्ड्स. बट इलेक्ट्रॉन तो इसी डायरेक्शन में इजेक्ट होते हुए दिखेंगे, राइट. मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल अपीयर टू बी इजेक्टिंग इन अपर डायरेक्शन ओनली. आप वैसे इमेजिन कर सकते हो कि लाइक अगर आपको एक स्पिन करता हुआ कोबाल्ट दिखाई दे रहा है एंड इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टिंग अपवर्ड, तो मिरर इमेज में एंटी क्लॉकवाइज मोशन आपको क्लॉकवाइज अपीयर होगा, बट अपवर्ड डायरेक्शन तो सेम ही रहेगी, राइट. तो अगर हम इस प्रोसेस को मिरर में ऑब्जर्व करते हैं तो रिजल्ट इज़ डिफरेंट. यहाँ पर इस केस में इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड इन डायरेक्शन ऑफ न्यूक्लियर स्पिन, और इस केस में मोस्टली इलेक्ट्रॉन्स वर एमिटेड in direction opposite to nuclear spin.
करेक्ट। तो एक सेम प्रोसेस को अगर मैं उसकी मिरर इमेज देखूं तो उसका रिजल्ट इज़ डिफरेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि अ मिरर ऑब्जर्वेशन लाइक मिरर इमेज ऑफ सम ऑब्जेक्ट is will be call its parity transformation only, correct। तो वो एक ही चीज़ है कि जो आई कैन से कि जो प्रोसेस है द आउटकम ऑफ प्रोसेस डिपेंड्स ऑन ये ऑन योर फ्रेम ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्लियर। आप अपनी फ्रेम ऑफ ऑब्जर्वेशन चेंज करो। आप डायरेक्ट देख रहे हो तो इलेक्ट्रॉन अपर, जब डायरेक्ट देख रहे हो तो इलेक्ट्रॉन पैरेलल टू स्पिन है, जब आप मिरर में देख रहे हो तो इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट टू स्पिन है। तो जो रिजल्ट है वो वेरी कर रहा है अंडर पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन। So this implies, or this was an experimental confirmation that your parity is not conserved in weak interaction। अगर हम और ये कह लो कि मैथमेटिकली और क्वांटम मैकेनिकली इन टर्म्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स फॉर्मुलेशन, उसे हम इस तरह से लिख सकते हैं कि हैमिल्टोनियन ऑफ वीक इंटरेक्शन विल नॉट कम्यूट विद द पैरिटी। ओके सो नाउ यहाँ पर व्हाट यू कैन से कि अगर सपोज इलेक्ट्रॉन एक प्रेफर्ड डायरेक्शन में नहीं इजेक्ट होते, अगर ये इक्वली हर एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन होता, या फिर चलो हर एक डायरेक्शन भी नहीं पर अपवर्ड और डाउनवर्ड अगर इक्वली इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते, इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो फिर मिरर ऑब्जर्वेशन में भी ऑल्दो स्पिन इन्वर्ट हो रहा है बट जो इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास आउटकम है एक्सपेरिमेंट का वो यही होता है कि ठीक है इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग इजेक्टेड इन अपवर्ड एज वेल एज डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो उस केस में पैरिटी वुड हैव बीन कंजर्व्ड। बट यहाँ पर एक प्रेफरेंशियल डायरेक्शन है इलेक्ट्रॉन के इजेक्शन की, जिसकी वजह से फिर उसकी मिरर ऑब्जर्वेशन इज कम्प्लीटली डिफरेंट, and thus we can say that the process is not invariant under parity transformation. So this was a sort of experimental confirmation for parity violation. As a reference I would suggest you two books, chapter 11 of Burkham and Jobs, इसमें थोड़ा और डिटेल में दिया है एक्सपेरिमेंट्स वगैरह के बारे में, आप वहाँ से डिटेल में पढ़ सकते हो। और दूसरी बुक है जिसमें क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन दिया है अच्छे से, एलिमेंट्री पार्टिकल फिजिक्स बाय डेविड जे ग्रिफिथ्स। तो इट्स योर चॉइस, आप कोई भी बुक पढ़ सकते हो। इस बुक में क्वालिटेटिव सा डिस्कशन दिया है और पर मतलब वही जो ये एक्सपेरिमेंट्स है ये थोड़ा सा ही डिस्कस किया है जितना सा मैंने क्लास में किया। बर्कम एंड जॉब्स में थोड़ा और ज़्यादा डिटेल्स दिए हैं इसके एक्सपेरिमेंट के। तो आई वुड सजेस्ट कि आप एक बार बर्कम जॉब्स पर से भी थोड़ा ये चीज़ सेम कॉन्सेप्ट्स आप पढ़ लें, सेल्फ रीडिंग कर लें। थैंक यू।